हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10 का डीओई दिल्ली की तरफ से सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, उसका सेक्शन बी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए तक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सेक्शन बी देखते हैं, ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला 28th क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी? डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट्स, और इसके प्रभाव क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1920 विद द एम ऑफ ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नेंस एंड अल्टीमेटली गेटिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ टू ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो 1920 में लॉन्च की गई थी और इसका एम क्या था? सेल्फ गवर्नेंस को ऑब्टेन करना और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी उनसे ग्रांट करवाना था कि इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस मिल सके। द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर, लेकिन इसके प्रभाव क्या रहे? तो वो थे, पहला, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। जितने भी फॉरेन गुड्स थे उन सबको बॉयकॉट कर दिया गया था। लिकर शॉप्स पिकेटेड, जितनी भी शराब की दुकानें थी उन सबको जो है फेंसिंग कर दी गई थी। ठीक है। फॉरेन क्लॉथ बर्नट इन ह्यूज बॉन फायर्स, और जो विदेशी कपड़ा था उसको बहुत मतलब आग में जो है जला दिया गया था। अब इसका और वाला पार्ट है, वाई वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये क्यों स्टार्ट हुई थी? डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट्स, और इसके भी प्रभाव बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट की गई थी 1930 में। ही वांटेड टू अपोज द कॉलोनियल रूल बाय ब्रेकिंग लॉज फ्रेम्ड बाय इट। वो वे जो है, जो कॉलोनियल रूल था उसका विरोध करना चाहते थे, उनके जो भी कानून उन्होंने बनाए थे उनको तोड़कर। ठीक है। द इम्पैक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर, अब इसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के इम्पैक्ट्स क्या थे? फर्स्ट है, इट क्रिएटेड डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें अविश्वास जो है इसने क्रिएट कर दिया था कि उनको भरोसा नहीं था उन पे, और इसी से जो है ये फाउंडेशन ले हुई थी। जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था उसकी फाउंडेशन यहीं से शुरू हुई थी। और इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या था? इट पॉपुलराइज द न्यू मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा लाइक द प्रतिहित प्रति प्रभात फेरीज एंड पैम्फलेट्स एक्सेट्रा। और इसने जो है एक नया मेथड जो था प्रोपेगेंडा का वो पॉपुलराइज किया था उसको, जैसे ये प्रभात फेरीज पैम्फलेट वगैरह ये सारी चीज़ें थी, तो ये इसी मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, ये है, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। वाटर स्कैरसिटी, वाटर में जो कमी आ रही है जल में, उसके रीजंस जो हैं इंडिया में वो एक्सप्लेन करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द रीजंस ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया आर, क्या क्या है? एक तो क्लाइमेट चेंज, जो ये मौसम में बदलाव हो रहा है इसकी वजह से भी पानी की कमी हो रही है। दूसरा है नेचुरल कैलमिटीज सच एज ड्राउट्स एंड फ्लड्स, जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है। तीसरा है इंक्रीज्ड ह्यूमन कंजम्पशन, जो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी और कंजम्पशन भी जो है बढ़ रही है। ओवर यूज़ एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, और कई जगह पे लोग जो है ओवर यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं पानी को। अ ग्लोबल राइज इन फ्रेश वाटर डिमांड, और ग्लोबली भी अगर बात की जाए तो फ्रेश वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और ओवर यूज़ ऑफ एक्विफर्स एंड इट्स कंसिक्वेंट स्लो रिचार्ज, जो एक्विफर्स है उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, और फिर क्योंकि उनको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो धीरे फिर वो रिचार्ज होने में जो है टाइम लेंगे, तो इसलिए वो स्लोली रिचार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, द फेडरलिज्म इज इन इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। जो इंडिया में संघवाद या फेडरलिज्म है वो दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद रीज़न, इसका रीज़न के साथ सपोर्ट करना है स्टेटमेंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा द फेडरलिज्म इज इन इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे बिकॉज, पहला रीज़न क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस ओल्ड स्टेट्स वर ऑल्टर्ड टू बिल्ड न्यू स्टेट्स।
आज़ादी के बाद क्या हुआ था, जो बहुत सारे पुराने स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज़ को बदलकर नए स्टेट्स बना दिए गए थे। द इन्वेंशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड क्रूशियल टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। और जो ये लिंग्विस्टिक की भाषा के आधार पर जो ये इन्वेंशन हुआ था स्टेट्स का हमारी कंट्री में, ये पहला और सबसे क्रूशियल टेस्ट था किसके लिए, जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी कंट्री की उसके लिए। सेकंड है लैंग्वेज पॉलिसी। द सेकेंड मेजर टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन वॉज द लैंग्वेज पॉलिसी। जो दूसरा सबसे बड़ा टेस्ट था इंडियन फेडरेशन के लिए वो था लैंग्वेज पॉलिसी का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कोई इम्पोर्टेंस प्रोवाइड नहीं की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। और थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशंस। रीस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस इज़ वन मोर पाथ इन विच फेडरलिज्म हैज़ बिन इन्हांस्ड इन प्रैक्टिस। अगर बात की जाए जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस थे उनको रीस्ट्रक्चर किया गया और ये एक बहुत अच्छा पाथ था जिसकी वजह से फेडरलिज्म जो है वो बढ़ा, उसकी जो प्रैक्टिस थी फेडरलिज्म जो है वो उसकी इन्हांसमेंट हुई। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फीचर्स है वो डिस्क्राइब करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर आर। क्या क्या फीचर्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर के? फर्स्ट है एक्स्ट्रा मनी इज़ गिवन इन केस ऑफ ओवर टाइम। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी जो है वो दिया जाता है। सेकंड है एन अपॉइंटमेंट लेटर इज़ गिवन स्टेटिंग टर्म्स ऑफ। और एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलने पे, जिसमें जो टर्म्स है वो लिखी होती हैं, जो भी टर्म्स होंगी जॉब्स की एट स्टार्टिंग ऑफ जॉब वो सारी लिखी होती हैं। थर्ड है एम्प्लॉय कैन नॉट बी फायर्ड फॉर नो रीज़न। किसी भी कोई रीज़न ना होते हुए भी एम्प्लॉय को आप फायर नहीं कर सकते ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एक्स्ट्रा अलाउंसेस आर गिवन। एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो हैं आपको वो मिलते हैं इसमें। पेड लीव्स आर अलॉटेड। और आपको जो छुट्टियां मिलती हैं वो पेड होती हैं। ठीक है, अगला है इसका और पार्ट है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर। पहला है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज स्कैटर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड लार्जली ऑपरेट्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो बिखरा हुआ सा है और नाम से ही पता चल रहा है अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये जो है ये गवर्नमेंट का इस सेक्टर पे कोई कंट्रोल नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं बट उनको स्ट्रिक्टली कोई फॉलो नहीं करता है। Employees in the unorganized sector do not have benefits such as overtime pay, sick leaves, etc. that the organized sector provides. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलते, जैसे कि ओवर टाइम या उनको कोई पे मिले स्पेशल या सिक लीव्स उनको मिलते हैं। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ये पर्क्स या बेनिफिट्स मिलते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलते हैं। तो इसी के साथ जो है सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम सेक्शन सी जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आपको ये सेक्शन बी इसके क्वेश्चन आंसर्स समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।